हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें दो पावर अपने को बहुत स्ट्रांगली पढ़ना है। नंबर वन है एग्जीक्यूटिव पावर। इस पावर में समझ लो जितना भी अपॉइंटमेंट होता है यूनियन लेवल पे, अपॉइंटमेंट्स टू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सारा प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ डिसीजन भी लेगा, लेकिन वो डिसीजन वो थ्रू द प्राइम मिनिस्टर करवाएगा। ऑल डिसीजन आर टेकन बाय हिम थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद समझता हूँ इसको। ऑफिसर सबऑर्डिनेट, ये ऑफिसर सबऑर्डिनेट कौन है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेफिनेशन नहीं है। आर्टिकल 53 में इस वर्ड को यूज किया गया है कि ऑफिसर सबऑर्डिनेट होगा। इसमें जनरली आमतौर पर हम लोग प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे लोग उसके ऑफिसर सबऑर्डिनेट है प्रेसिडेंट। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेजिस्लेटिव पावर। इसमें कुछ ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेजिस्लेटिव पावर, इस लेजिस्लेटिव में समझे, लेजिस्लेटिव बोलते हैं पार्लियामेंट को। तो सबसे पहला पावर उसके पास है आर्टिकल 85 में कि वो समन द हाउसेस, मतलब हाउस को सेशन में बुला सकता है, हाउस के सेशन को कैंसिल भी कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ये सारा राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और ये उसका लेजिस्लेटिव राइट है। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड जो राइट है वो एक ऐसा ही राइट है। आर्टिकल 111 में, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एसेंट का मतलब होता है जस्ट समझो सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में यस भी हो सकता है और सिग्नेचर में नो भी हो सकता है। यस हुआ तो अप्रूवल हुआ, नो हुआ तो रिजेक्शन हो गया। अब ये प्रेसिडेंट का एसेंट कहाँ आएगा? टू अ बिल, टू एनी बिल। व्हाट इज बिल? जैसे आप किसी काम के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी एप्लीकेशन को किसी ने प्रेयर बोल दिया, किसी ने प्रपोजल बोल दिया, कोई दिक्कत है क्या उसको समझने में? वर्ड ही बदला ना, नेचर तो नहीं बदलेगा। इसी एप्लीकेशन को पार्लियामेंट में हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके। इस बिल के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा वो बात की बात है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 111 में एसेंट टू एनी बिल प्रेसिडेंट का मेंशन किया गया है। आर्टिकल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 110। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं कहीं पे स्टार लगा दे रहा हूँ, कहीं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, दोनों एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों में डिफरेंस करना, दोनों एक ही है। ये है मनी बिल। व्हाट इज मनी बिल? बिल प्लेस्ड फॉर एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम बजट एलोकेशन। देखो, बजट में होता क्या है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पार्लियामेंट को बोला, पार्लियामेंट ने आपको एक पैसा दे दिया। बट कई बार क्या होता है कि फ्लड आने की वजह से या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाने की वजह से या डिफरेंट स्ट्रेंथ आने की वजह से कई बार जितना में वो प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट किया गया था उतना में बन नहीं पाता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, नॉट ओनली प्रोजेक्ट, किसी और मैटर है भी, सरकार को पैसा चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा के लिए वो फिर अब बजट के आने तक का वेट नहीं करेगी, वो बीच में ही एक मनी बिल इंट्रोड्यूस कर देगा और पैसा निकाल लेगा। इस मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हमेशा। मनी बिल इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस इन
इन लोकसभा with prior recommendation of प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन मतलब प्रेसिडेंट को पहले बोलना पड़ेगा कि सर हम एक बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इस बिल का नाम हम मनी बिल बोलने वाले हैं। प्रेसिडेंट ये नहीं चेक कर रहे हैं कि आप ये मनी बिल है या नहीं, जस्ट प्रेसिडेंट बोल रहा हो कि आपको दरकार है मनी बिल का, आप इंट्रोड्यूस कर लो। तो एक चीज यहाँ पे चलते चलते ये भी याद रखो कि ऐसे कितने बिल है जो प्रायर रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नंबर वन, एक तो अभी आप पढ़ रहे हैं आर्टिकल 110 में मनी बिल, इस बिल को बिना प्रायर रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा है आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और तीसरा है आर्टिकल 3 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आर्टिकल 2 में भी आता है और आर्टिकल 3 में भी आता है, लेकिन अपने को जो इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल 3, जिसमें प्रायर रिकमेंडेशन की बात की गई है। ये तीन बिल पे प्रायर रिकमेंडेशन का क्या फायदा है, वो ये है कि अगर ये तीन बिल प्रायर रिकमेंडेशन पे आ रहा है, इसका मतलब द प्रेसिडेंट कांट रिफ्यूज टू गिव हिज एसेट। मतलब कि आपने अगर ये तीन बिल इंट्रोड्यूस किया, बाकी बिल के साथ हो सकता है प्रेसिडेंट यस भी बोलेगा और नो भी बोल सकता है, लेकिन ये तीन बिल के ऊपर प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ यस बोलेगा, वो नो नहीं बोल सकता है, उसको पास करना ही होगा। अभी हम लोग इम्पीचमेंट पढ़ रहे थे ना, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन। अगर ये प्रायर रिकमेंडेशन के जाने के बाद भी किसी बिल को दोनों हाउसेज से पास करने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट उसको पास नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डिनाई कर रहा है। दूसरा, ये जो मनी बिल है, अब क्वेश्चन ये है कि चलिए भाई इंट्रोड्यूस तो हो गया, तो कौन वो आदमी है जो चेक करेगा? तो इस आदमी का नाम है द स्पीकर सर्टिफाइज अ मनी बिल। एक मनी बिल को सर्टिफाई कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तीसरा एक ये है कि राज्यसभा कैन होल्ड अ मनी बिल फॉर अ मैक्स ऑफ 14 डेज। क्या मतलब है कि राज्यसभा में जब बिल गया मनी बिल, लोकसभा से तो स्टार्ट होना ही होगा, राज्यसभा जाना पड़ेगा, तो राज्यसभा उस बिल को रोक नहीं सकता है, उस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका कोई पावर नहीं है। फिर भी अगर राज्यसभा रिजेक्ट कर दिया तो लोकसभा के ऊपर है कि उस रिजेक्शन को, मतलब उस रिजेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है, ये समझ। पास कर दिया तो मैटर प्रेसिडेंट के पास चल जाएगा, पास नहीं किया, होल्ड पे रख लिया, या कुछ सजेशन देके लोकसभा में भेज दिया, ये तीन और केसेस हो सकते हैं। इस पूरे में बिल किसी भी तरह लोकसभा में वापस आना ही आना है। अब ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह से इस बिल को ट्रीट करे। मतलब मान लो कि आपने कोई एक एडवाइस दिया, हम उसको पूरा मान सकते हैं, हम उस एडवाइस को नहीं भी मान सकते हैं, हो सकता है उस एडवाइस का कुछ एक सजेशन, कुछ एक पार्ट को माने। तो ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन आप 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटाते तो बिल ऑटोमेटिकली लोकसभा चला जाएगा उठ के। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड। आई एम फीलिंग लाइक रॉलेक्स। चलो, देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है आपका
123 और इसका टॉपिक का नाम है ऑर्डिनेंस। व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस का मतलब समझो कि एक तरह का टेम्पोररी लॉ। देखो, लॉ बनाने का प्रोविजन जो है ना, ये लॉ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है पार्लियामेंट। अब अपने यहाँ पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? अपने यहाँ पार्लियामेंट मिलकर बना है लोकसभा से, अपने यहाँ पार्लियामेंट मिलकर बना है प्रेसिडेंट से, और एक बना है राज्यसभा से। इन तीनों में से कोई एक भी कम हुआ तो अपना पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, और लॉ बनाने की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। मतलब इनमें से कोई भी कम हुआ तो लॉ नहीं बनने वाला है। आई होप ये क्लियर रहेगा। अब इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास एक रास्ता बचा है। वो रास्ता ये है कि बोला गया कि मान लीजिए कभी, इफ इन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों हाउस बोला है, लेकिन हमको कंक्लूजन ड्रॉ किए, इफ एनी हाउस इज नॉट इन सेशन, मतलब उसकी छुट्टियां चल रही हैं, एक नंबर। दूसरा, देयर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, देयर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है समझो, बहुत इमिनेंट रिक्वायरमेंट है जिसको टाला नहीं जा सकता, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है जिसको इफेक्ट होने वाला है। तो इस केस में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में इशू एन ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस को मस्ट बी, अब देखो ये तो टेम्पोररी लॉ है ना, परमानेंट है नहीं, मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। अब ये 6 वीक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर दर्द होने वाला है। 6 वीक्स ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द डे द हाउसेस असेंबल। क्या मतलब हुआ? देखो, आज छुट्टी में है पार्लियामेंट, हो सकता है एक हाउस, हो सकता है दूसरा हाउस, एक हाउस एब्सेंट है तो दूसरा हाउस पास कर लेगा और वेट करेगा उस हाउस के आने का। दोनों हाउसेस छुट्टी में, तो जो भी पहले आएगा वो पास करेगा और दूसरे हाउस में फिर से भेजेगा, और दूसरे हाउस के हिसाब से 6 हफ्ता काउंट होगा, राधा देन के फर्स्ट हाउस के हिसाब से। 6 हफ्ते के अंदर अगर आप इसको पास करवा देते हैं तो ये ऑर्डिनेंस लॉ बन जाएगा। अदरवाइज ये ऑर्डिनेंस अपना ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इसमें एक चीज और आप समझ के रखो यहाँ पर, कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस कितना है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस क्या है? ये है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। देखो, हाउस को, हाउस के आने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ता मिलेगा, ये तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक हाउस के सिटिंग से दूसरे हाउस के दूसरे सिटिंग में, ठीक है, एक हाउस सेशन बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव सेशन के बीच में मैक्सिमम एडमिसिबल गैप जो है, मैक्सिमम एडमिसिबल गैप वो है 6 महीने का। तो मान लो कि अभी एक हाउस गया तो 6 महीने के बाद तो उसको आना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 6 महीने तक ही वो हाउस नहीं आ सकता है। और जैसे वो हाउस आया उसको 6 हफ्ता टाइम मिलेगा, तो एक ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम लाइफ हो गया 6 महीना, 6 हफ्ता। और ऑर्डिनेंस को पास कराने के लिए जैसे ही हाउस आता है कितना दिन मिलेगा? 6 हफ्ता। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? नो सर। ओके, एक चीज और याद रखना, हम लोग चूंकि क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ही वक्त में जितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ सके उसको करने का। तो ऑर्डिनेंस सिर्फ प्रेसिडेंट इशू नहीं करता है, ऑर्डिनेंस इशू करता है प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी। तो जब गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करेगा, जब गवर्नर, सब कंडीशन सेम रहेगा उसका, गवर्नर अगर ऑर्डिनेंस इशू करेगा तो वो जाएगा आर्टिकल 213। बस ये आपको ये एक्स्ट्रा याद करना है। अगर प्रेसिडेंट इशू करेगा तो 123, गवर्नर इशू करेगा तो 213। ओके,
नो सर, ओके गुड। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा, वो है जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट के पास दो है। नंबर वन, एक तो आपको मिलेगा, इसका नंबर वन मिलेगा आर्टिकल 143। ये टोटली इम्पोर्टेंट। 143 इसमें बोला गया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम। मतलब सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा किसको? टू द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट और किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है एडवाइस करने के लिए सिवाय प्रेसिडेंट के। देखो, एक्चुअली ये बात कही कि ये सुप्रीम कोर्ट की, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हम लोग इससे कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जिसको एडवाइस कर रहा है, वो एडवाइस मांगेगा तभी तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो एडवाइस सॉलिसिट कर सकता है किसी भी मैटर में। अब ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। सिंपल समझो, ये कंपलसरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही पड़ेगा। और प्रेसिडेंट पे भी ये कंपलसरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। दोनों ऑप्शनल है। अगर लगता है इंपॉर्टेंट है तो मानना पड़ेगा, मानेगा, नहीं मानना है तो छोड़ देगा। ठीक है, तो ये जस्ट एडवाइस करेगा। दूसरा एक दूसरा एक सेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, वो ये बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पार्डनिंग पावर। और ये एक साथ दो काम करता हूँ। प्रेसिडेंट के लिए ये है आर्टिकल 72। गवर्नर के लिए यही चीज कहाँ पर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 161। ठीक है, मैं दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ। अब ये पार्डनिंग पावर में क्या बोला है? 5 तरह के पार्डन है। एक का नाम है पार्डन, दूसरे को बोलेंगे कम्यूटेशन, तीसरे को बोलेंगे रेमिशन, चौथे को बोलेंगे रेस्पाइट, और पांचवा है रिप्राइज। पार्डन का मतलब फुल्ली फ्री। आपको कोई भी सजा मिली होगी, उम्र कैद हो, फांसी की सजा हो, 1 दिन की सजा हो, 10 दिन की सजा हो, कोई भी सजा जो आपको सजा मिली है, प्रेसिडेंट चाहे या गवर्नर चाहे तो आपको उस सजा से पूरी तरह से माफ कर सकता है। सीधा घर जाइए, टाटा बाय बाय। कॉम्यूटेशन में क्या करेगा कि आपको डेथ पनिशमेंट मिला हुआ है, मतलब मौत की सजा मिली हुई है, और इस डेथ पनिशमेंट को किसमें बदल देगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में बदल देगा। ठीक है। रेमिशन में क्या होगा कि लेसन द टर्म ऑफ पनिशमेंट। जैसे संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई थी, बट 4.5 साल में वो घर चला गया, तो 6 महीना पहले उसको छोड़ दिया गया। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से या कोई भी कारण बोला गया होगा, कोई भी रीजन बोला गया होगा, कुछ तो उसको जो ये पार्डन मिला है, ये पार्डन का नाम क्या है? रेमिशन। मतलब किसी आदमी के सजा में कमी नहीं कर रहे, सजा के जो पीरियड है हम उसको कम कर रहे हैं। इसके बाद भी चाहे तो सजा में भी कमी की जा सकती है, बट उसके लिए मैटर कहाँ चलाएगा? मैटर चलेगा रेस्पाइट। मतलब हम उसको रिलैक्सेशन लिख रहे हैं, पार्डन लिखने में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। रिलैक्सेशन ऑन स्पेशल ग्राउंड। स्पेशल ग्राउंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई, किसी को बीमारी हो गई है, या कोई प्रेग्नेंट है, या कोई अच्छा जाके सुधर गया है जेल में, तो ये सारी वजह को बोलेंगे स्पेशल ग्राउंड। किसी भी वजह को, उस बेसिस पे प्रेसिडेंट या गवर्नर आपकी सजा में या कमी कर रहा है या माफ कर दे रहा है, कुछ भी जैसा उसको लग रहा है करना चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट को बोलेंगे रेस्पेक्ट। और रिप्राइव क्या है? रिप्राइव इफ टेम्पोररी स्टे ऑन डेथ पनिशमेंट। टेम्पोररी स्टे ऑन डेथ पनिशमेंट। ठीक है, मौत की सजा पे
एक टेम्पोररी स्टे लगाया गया है, ये नहीं कि आपको हम छोड़ दे रहे हैं। फॉर अ टाइम बेइंग, 1 साल 2 साल 10 साल जितना भी दिन लगे उतने दिनों के लिए मैंने को जस्ट आपको अभी सिर्फ रोके हैं कि हम सोच लें। अगर हमको लगता है आपके सारे मैटर में कहीं कोई गुंजाइश रही कि आपको माफ करने का, माफ करेंगे, नहीं तो फिर आपको लटका देंगे। मरना अगर है तो मरेंगे ही। रिप्राइज का मतलब ये नहीं कि आप बच गए हैं, फॉर अ सम टाइम बच गए। इसमें जितने तरह के पावर प्रेसिडेंट एंजॉय कर रहा है उतनी ही तरह के पावर गवर्नर एंजॉय कर रहा है। पुरानी बुक्स में ये आपको पढ़ने में मिल सकता है कि पार्डन जो है फुल्ली फ्री वाला, डेथ पनिशमेंट जो होता है वो, ठीक है, कि आपको डेथ पनिशमेंट अगर हो गई तो गवर्नर उसको माफ नहीं कर सकता है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि गवर्नर और प्रेसिडेंट इक्वल पावर एंजॉय करेगा पार्डन में। इसका मतलब अब गवर्नर चाहे तो मौत की सजा को भी माफ कर सकता है। सिर्फ एक चीज नहीं करेगा, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। मतलब आर्मी कोर्ट से अगर कोई सजा मिली है आपको, तो उस सजा को सिर्फ और सिर्फ कौन माफ कर सकता है? प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोई भी सजा को प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे तो माफ कर सकता है। इक्वल पावर एंजॉय कर रहा है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 72, गवर्नर का आर्टिकल 161। बोलो कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। क्लासेस समझ में आ रहे हैं? थोड़ा सा माइक ऑन करो सब। यस सर। क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं ना? देखो थोड़ा फास्ट है। फास्ट मतलब अ, जो टॉपिक है वो मैं बीच का बहुत सारी चीजें जो रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज टाइमली क्लास कंप्लीट, आपके कोर्स कंप्लीट करा नहीं पाऊंगा। क्रैश कोर्स हो रहा है तो हार्डली 8 से 9 क्लास ही आपको मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट है कि जो एग्जाम के लिए जितना जरूरी है वो पढ़ लें। वक्त मिलेगा तो फिर देखा जाएगा और क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रेसिडेंट का कुछ पावर है जो एक्चुअली में बोगस है। बोगस मतलब बुक्स वालों ने या वेबसाइट वालों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया है। जैसे एक प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते इमरजेंसी को वो डिक्लेयर कर सकता है। अब इसको बोल दिया इमरजेंसी पावर, ठीक है। वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को बोल दिया फाइनेंशियल पावर। जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर, ठीक है, इसमें मनी बिल वगैरह सब कुछ डाल दिया। राजदूत जिसको बोलते हैं, किसी कंट्री में गया एम्बेसडर, तो क्या कर रहा है? इस कंट्री में जो प्रेसिडेंट है उसके लिए काम कर रहा है। अब ये एम्बेसडर काम, एम्बेसडर, अच्छा, ये एम्बेसडर काम क्या कर रहा है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन कर रहा है। करेक्ट। तो इसी चीज को करेक्ट करके बुक ने बोल दिया कि ये डिप्लोमेटिक पावर है। मतलब जैसा काम वैसा पावर। अब इस तरह से आप एक चीज याद रखना कि प्रेसिडेंट के पास असल में 3 तरह के पावर है, लेकिन किसी वेबसाइट में 10 तरह का पावर मिल सकता है, किसी वेबसाइट में 5 तरह का पावर मिल सकता है, किसी बुक में 7 तरह का मिल सकता है। जब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय, अपना आंसर होगा 7। 7 टाइप्स ऑफ पावर, यही मार्क करना। कौन कौन टाइप है वो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ याद रखना 7 टाइप्स ऑफ पावर को प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट एंजॉय कर रहा है। इसका इसी तरह एक आपको मिलेगा डिस्क्रेशनरी पावर, और एक मिलेगा वेटो पावर। ये दोनों मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये मैं पढ़ाऊंगा जब आर्टिकल 74 पढ़ा लूंगा तब। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं रिटर्न करूंगा। इसके अलावा एक मिलेगा मिलिट्री पावर, वॉर डिक्लेयर करेगा। तो इस तरह से आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि एक नजर प्रेसिडेंट के पावर को पढ़ लेना। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन कर लेना, ग्रुप में अवेलेबल हूँ। आंसर मेरे हिसाब से होगा, मतलब मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या कोई भी आपको उस ग्रुप में रिप्लाई कर देगा। थोड़ा सा यूज करो ग्रुप पर। तो आज के लिए इतना ही रखें या और पढ़ना है ये बताओ।
और क्लास करना है या अभी ऑफ कर दें? एंड करते हैं, ठीक है, ये बेटर भी है क्योंकि ये टॉपिक टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। नया टॉपिक स्टार्ट करने में थोड़ा सा फिर दिक्कत हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट डे में हम जो पढ़ेंगे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कोशिश करना आप, अगर आपके पास बुक्स हैं तो पढ़ के आना। नेक्स्ट डे का जो टॉपिक होगा, अगर 1 घंटे का क्लास रहा तो आर्टिकल 74, सॉरी, 1 घंटे का क्लास रहा तो दो चीजें होंगी, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद अगर मौका मिला तो आर्टिकल 74, और मौका मिला तो आर्टिकल 75। ये ये दोनों कोशिश होगी। 1 आवर अगर लेक्चर रहा और अगर 2 आवर का रहा तो ये पूरा टॉपिक होगा। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप एक बार पढ़ लेना, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप वहीं पे डिस्कस कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।